दोस्तों नमस्कार। के अन्नामलाई का तमिलनाडु बीजेपी से इस्तीफा और लगातार उठते सवाल कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी जो कि दक्षिण भारत में लगातार कमजोर स्थिति में दिखाई दे रही है, अन्नामलाई के इस इस्तीफे के बाद क्या बीजेपी के लिए वहां संघर्ष कर पाना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी बड़े चेहरे बीजेपी के पास मौजूद हैं, लेकिन 2014 से लेकर अब तक उत्तर भारत में जिस भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं बड़े चेहरों के दम पर जिस हिंदुत्व के वोट बैंक के साथ, जिस हिंदुत्व के एजेंडे के साथ सत्ता में मजबूत पकड़ बनाई है, आखिरकार दक्षिण भारत में बीजेपी का यह एजेंडा कमजोर क्यों साबित हो रहा है। दरअसल बात करेंगे इस खास रिपोर्ट में इसी विषय पर, और बात यह भी करेंगे कि आखिरकार तमिलनाडु में बीजेपी को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा। दरअसल जिस तरीके से हाल ही में तमिलनाडु में नई सरकार बनी है, नई टीवीके पार्टी का गठन करने वाले जोसेफ विजय वहां के मुख्यमंत्री बने हैं। महज 2 साल पहले पार्टी का गठन हुआ था और जोसेफ वहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बना लेते हैं। कांग्रेस पार्टी को जोसेफ की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु से एक राज्यसभा की सीट भी ऑफर कर दी है, यानी कि कुल मिलाकर के यहां बीजेपी के लिए जमीन तलाशना मुश्किल हो रहा है। तो दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी पैर पसारने की पुरजोर कोशिश कर रही है और उनकी कोशिश ये भी है कि दक्षिण भारत में मजबूत पकड़ बनाकर दिल्ली का रास्ता आसान किया जा सके। तो चलिए समझाते हैं आपको कि आखिरकार क्या है पूरा माजरा और तमिलनाडु में आखिरकार क्यों हुआ है ये इतना बड़ा सियासी तख्तापलट की सिटिंग सरकार, रूलिंग पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है, उसके बड़े चेहरे तमिलनाडु के अन्नामलाई पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। आखिरकार हिंदुत्व का रास्ता तमिलनाडु में इतना मुश्किल क्यों है। तमिलनाडु भारत का वो राज्य है जहां हिंदुत्व की राजनीति के सामने एक पूरी विचारधारात्मक दीवार खड़ी हुई है, द्रविड़ आंदोलन की दीवार। 20वीं सदी की शुरुआत में ही पेरियार ईवी रामास्वामी के नेतृत्व में जो आत्मसम्मान आंदोलन शुरू हुआ, उसने धर्म, जाति और उत्तर भारतीय सांस्कृतिक वर्चस्व को एक साथ चुनौती दी। इस आंदोलन ने तमिल पहचान को हिंदू पहचान से इस कदर अलग कर दिया कि यहाँ का असली आम मतदाता मंदिर तो जाता है, लेकिन हिंदुत्व के राजनीतिक प्रोजेक्ट को संदेह से देखता है। हिंदुत्व की जो धारणा उत्तर भारत में हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के नारे पर चलती है, वह तमिल भाषा और संस्कृति के गर्व के आगे टिक नहीं पाती है। द वायर की रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि बीजेपी भले ही बंगाल जैसे राज्य को भेदने में कामयाब हो गई हो, लेकिन तमिलनाडु और केरल में उसे जो प्रतिरोध झेलना पड़ता है वह महज राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी है। यहाँ की राजनीति में उत्तर भारतीय थोपे जाने वाले मॉडल की जगह स्थानीय अस्मिता और सामाजिक न्याय का मुद्दा हमेशा हावी रहता है। दक्षिण भारत में पिछड़ी जातियों, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण और सामाजिक अधिकारों का आंदोलन बहुत मजबूत रहा है। बीजेपी की मुख्य धारा का मुख्य एजेंडा, हिंदुत्व एजेंडा, अक्सर इसे कमजोर करने वाली ताकत के रूप में देखा जाता है। दक्षिण भारत में हिंदी को लेकर एक स्वाभाविक प्रतिरोध रहा है। बीजेपी की हिंदुत्व और हिंदुस्तान की राजनीति यहाँ उत्तर भारतीय सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की तरह देखी जाती है। तमिलनाडु में डीएमके, एआईएडीएमके, केरल में वामदल और कांग्रेस, आंध्र प्रदेश में टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस, तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस जैसे दल इतने मजबूत हैं कि बीजेपी के लिए वहां की राजनीति में जगह बनाना कठिन हो जाता है। ये सारी चुनौतियां मिलकर बीजेपी के लिए दक्षिण भारत की सबसे कठिन राजनीतिक भूभाग बना देती है। आखिरकार पूरे दक्षिण में बीजेपी की असली कमजोरी क्या है? पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी कहते हैं, अगर पूरे दक्षिण भारत की तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखें तो बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी सिर्फ वैचारिक प्रतिरोध नहीं है, बल्कि संगठनात्मक कमजोरी और चेहरे की कमी है। उत्तर भारत में बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ,
शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े बड़े क्षेत्रीय चेहरे हैं। लेकिन दक्षिण भारत में कर्नाटक को छोड़कर बाकी राज्यों में पार्टी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो पूरे राज्य में पहचाना जाए और जिसकी स्वीकार्यता जातीय और सामाजिक सीमाओं को लांघ सके। दूसरी बड़ी कमजोरी है जमीनी संगठन की कमी। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का नेटवर्क खड़ा करने में बीजेपी दक्षिण भारत में लगातार पिछड़ रही है। ये एक बड़ी कमजोरी यहां पर दिखाई देती है। इसके अलावा स्थानीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने में नाकामी एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी का हिंदुत्व तो अक्सर एक उत्तर भारतीय राजनीतिक मॉडल की तरह दक्षिण में दिखता है, जबकि दक्षिण भारत का अपना समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं हैं। इनका राजनीतिक इस्तेमाल उसी भाषा और संदर्भ में होना चाहिए जो लोगों को अपना लगने लगे। अब अन्नामलाई के जाने के बाद तमिलनाडु में बीजेपी का क्या होगा? अन्नामलाई के जाने के बाद बीजेपी के सामने तमिलनाडु में चेहरे का संकट गहरा गया है। पिछले कुछ सालों में अन्नामलाई ने जिस तरह राज्य भर में खुद को अकेले दम पर प्रोजेक्ट किया, वैसा कोई दूसरा नेता फिलहाल नजर नहीं आता है। हालांकि कुछ नामों को लेकर चर्चा जरूर है, जैसे तमिलिसाई सुंदरराजन जो तेलंगाना की राज्यपाल रह चुकी हैं और तमिलनाडु बीजेपी की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। एक अनुभवी और आक्रामक चेहरा है। दूसरा नाम एच राजा का है, जो हिंदुत्व के मुखर चेहरे तो हैं, लेकिन विवादों के चलते उनको पार्टी में मौका मिलना मुश्किल है। तीसरी संभावना यह है कि पार्टी पूरी तरह किसी नए और युवा चेहरे पर दाव लगाए, लेकिन सच तो यह है कि अन्नामलाई जैसा पैन तमिल चेहरा फिलहाल पार्टी के पास मौजूद नजर नहीं आता है। अमिताभ तिवारी का कहना है कि बीजेपी को अब अपनी पूरी दक्षिण भारत की रणनीति पर नए सिरे से सोचना होगा। सबसे पहले जरूरत हर राज्य के लिए अलग अलग रणनीति बनाने की है। कर्नाटक में जो फॉर्मूला काम कर गया, जरूरी नहीं कि वो तमिलनाडु या केरल में भी काम कर जाए। तमिलनाडु में पार्टी को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो पार्टी के राष्ट्रीय एजेंडे और स्थानीय द्रविड़ अस्मिता के बीच पुल बन सके, न कि दोनों को टकराया एक दूसरे से। केरल में बीजेपी को अल्पसंख्यक समुदायों के साथ संवाद का रास्ता खोलना होगा और सिर्फ हिंदुत्व की बजाय विकास और सुशासन के मुद्दों पर जोर देना होगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिलहाल गठबंधन की राजनीति ही पार्टी के लिए आगे बढ़ने का एक रास्ता नजर आती है। सबसे जरूरी बात है, पार्टी को दक्षिण भारत में हिंदुत्व का एक आक्रामक उत्तर भारतीय राजनीतिक मॉडल की तरह नहीं, बल्कि स्थानीय मंदिर, संस्कृति, संत परंपराओं और आध्यात्मिक विरासत के साथ जोड़कर पेश करना होगा। तभी वह दिल्ली का एजेंडा होने के आरोप से बच सकेगी। तो क्या दक्षिण भारत में बीजेपी का सफर पंक्चर है? पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई कहते हैं, अन्नामलाई के इस्तीफे ने तमिलनाडु में बीजेपी की रफ्तार पर तो ब्रेक लगाया ही है, लेकिन पूरे दक्षिण भारत की तस्वीर को देखें तो यह कहना कि सफर पूरी तरह पंक्चर हो गया है, बेहद जल्दबाजी होगी। कर्नाटक में बीजेपी अब तक सत्ता के करीब है और कभी भी वापसी कर सकती है। तेलंगाना में पार्टी का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। केरल में पहली बार लोकसभा सीट जीतने एक बड़ी सेंध है। आंध्र प्रदेश में गठबंधन के जरिए पार्टी सत्ता का स्वाद चख रही है, लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी के लिए हालात सबसे कठिन नजर आते हैं। रशीद किदवई आगे कहते हैं कि बीजेपी अगर लंबी सांस लेकर सही चेहरों और स्थानीय संस्कृति के प्रति सम्मान के साथ मेहनत करे तो दक्षिण भारत में उसकी राह आसान हो सकती है। लेकिन अगर पार्टी ने दक्षिण के हर राज्य को उत्तर भारत की तर्ज पर जीतने की कोशिश जारी रखी तो अन्नामलाई का जाना महज एक शुरुआत हो सकती है। फिलहाल दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी लड़ाई विचारधारा की नहीं, बल्कि विश्वास और स्थानीय स्वीकार्यता की है। इसे जीतने में अभी बहुत लंबा रास्ता पार्टी को तय करना होगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।